अमीर बहू के रेलवे स्टेशन पर गरीब मायके वाले। बन के तितली दिल उड़ा 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 कहीं दूर, छल के खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। मध्यम वर्ग की भावना गुनगुनाते हुए कपड़े सुखा रही थी। तभी सामने के रोड से जाता हुआ कार में बैठा साहिल उसकी ओर देखता ही रह जाता है और सडनली कार के ब्रेक मारता है। गॉर्जियस, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, मन करता है देखता ही जाऊं। देखते ही नशा सा हो गया है। घर तो पहुंच जाऊंगा ना कार चलाकर। भावना गुनगुनाते हुए नाचती रही थी। ये देखकर साहिल और बावरा हो जाता है। तभी उसकी गाड़ी के पीछे लोग हॉर्न मारने लगते हैं और वो फटाफट से गाड़ी चलाकर अपने घर पहुंच जाता है। साहिल एक अमीर घर का इकलौता बेटा था जो भावना को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वो कोई भी काम करता या उसकी माँ सावित्री उसे काम करने को कहती तो वो कुछ सुनता ही नहीं था। फिर अपने बेड पर लेटे लेटे मुस्कुराने लग गया। तभी सावित्री आकर कहती है, साहिल बेटा, ये क्या हो गया है तुझे? मेरी बात सुन रहा है ना तू? देख रही हूँ कल से तू आया है तो बदला बदला सा लग रहा है। माँ, आपको क्या बताऊं, मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। आंख बंद करता हूं तो उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट मेरे सामने आ जाती है। अब तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं देता, बस उसकी गुनगुनाने की आवाज सुनाई देती है कानों में। तू पागल हो गया है क्या? कैसी बहकी बातें कर रहा है? कोई लड़की वड़की का चक्कर है क्या? अरे उससे क्या पूछ रही हो, मैं बता देता हूँ। किसी लड़की को देखकर तुम्हारा बेटा बावरा हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए कोई जल्दी से लड़की देख लो और शादी कर दो ताकि इस लड़की का भूत उतर जाए। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। नहीं माँ, मैं उस लड़की के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मुझे बस उस लड़की से ही शादी करनी है, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। तू पागल हो गया है क्या बेटा? हाँ माँ, हो गया हूँ। मैं बस उससे ही शादी करूंगा। कैसे शादी करेगा? उस लड़की का नाम तक तो तुझे पता नहीं है। पर मुझे एड्रेस पता है। आप वहां जाकर उस लड़की का रिश्ता मांगिए। ठीक है। कुछ दिन बाद साहिल अपने माता पिता को उस लड़की का घर दिखा देता है। फिर राजेश और सावित्री भावना के माता पिता से उनकी बेटी का रिश्ता मांगते हैं। आप सच कह रहे हैं? आप इतने बड़े घर से हमारी बेटी भावना के लिए रिश्ता लेकर आए हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा बेटा आपकी लड़की को पसंद करता है और उससे ही शादी करेगा। अब हमारा तो सपना था कि हम अमीर घर की लड़की को ले जाएं, पर उसके आगे हमारी मर्जी नहीं चल सकती। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, हम आपकी बेटी से शादी करवाने के लिए तैयार हैं, पर आपको मोटा दहेज देना पड़ेगा। क्या दहेज? आप थोड़ा रहम कीजिए। हम जैसे मध्यम वर्ग के लोग जितना कर पाएंगे उतना जरूर कर सकते हैं। देखिए, आपकी बेटी को हम बहुत प्यार से रखेंगे। आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, वो भी इस समय ही। ठीक है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम मिलकर शादी की तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया। ये रही हमारे लड़के की फोटो। वो काम में बिजी था इसलिए आ नहीं सका। जी, जमाई साहब तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, वो तो होगा ही। भावना और साहिल का रिश्ता तय हो जाता है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर भावना के छोटे भाई बहन बचे हुए नमकीन बिस्कुट को खाते हुए कहते हैं, अरे वाह, बल्ले बल्ले, अब तो दीदी की शादी होगी। बड़े घर में बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हाँ हाँ, अब तो मजे आएंगे। मैं तो बहुत डांस करूंगी। दीदी, जीजू की तस्वीर देखी आपने? निकिता भावना को साहिल की तस्वीर दिखाकर चिढ़ाती है, जिससे वो शर्मा जाती है। पर तीनों भाई बहन ये नहीं जानते थे कि उनके माता पिता को शादी के लिए दहेज देना पड़ रहा है। एक तरफ शादी की तैयारी चल रही थी तो वहीं कावेरी और अशोक ने अपनी बेटी की शादी के लिए घर के कागज को गिरवी रखवा दिया था। अजी, हमारा ये फैसला ठीक तो होगा ना? कावेरी, अपनी बेटी भावना इतने बड़े अमीर ससुराल में जा रही है। अगर हमें उसकी खुशियों के लिए अपना घर भी दांव पर लगाना पड़े तो क्या बुरा है। मेरे बाजू में अभी भी इतना बल है कि निकिता और अमर को पाल लूंगा। आप सही कहते हैं। देखिए, ये पूरे 15 लाख हैं। अगर आपने 6 महीने के भीतर पैसे जमा नहीं कराए तो इसका खामियाजा आप अच्छे से जानते हैं।
जी, आप फिक्र मत कीजिए, हो जाएगा। फिर कावेरी और अशोक उन पैसों को अमीर समधी को दहेज के तौर पर दे देते हैं। कुछ पैसों से वो दोनों अपनी बेटी की धूमधाम से साहिल के साथ शादी करवा देते हैं, जहां ससुराल में सावित्री अपनी बहू का बड़े प्यार से वेलकम करती है, उसके ऊपर फूल बरसाती है। आओ आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। वैसे मेरी बहू है बड़ी सुंदर। जी माँ जी। जब भी तो माँ, मैं भावना को देखकर फिसल गया। वक्त गुजरता है। भावना को अपने अमीर ससुराल में सबका बहुत प्यार मिलता है। सास ससुर उसे अच्छे महंगे हीरे के तोहफे देते हैं। वहीं साहिल भी उससे बहुत प्यार करता है। घर के कामों में उसे इतनी सी भी फुर्सत नहीं होती कि वह अपने गरीब मायके वालों को याद करे। फिर खाना पकाते पकाते भावना कहती है, बहुत दिन हो गए, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है और मेरे छोटे भाई बहन की भी। कॉल कर लेती हूँ। भावना कॉल लगाती है, पर सावित्री उसे अपने मेहमानों से मिलवाने के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी ओर 6 महीने पूरे हो जाने पर अशोक पैसे नहीं दे पाता है। मजबूरन प्रॉपर्टी डीलर उनके घर पर कब्जा करके उन्हें घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद भावना का गरीब परिवार रेलवे स्टेशन पर आकर गुजारा करने लगता है। अजी, ये कैसे दिन आ गए हैं कि हमें अपने दोनों बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन पर भटकना पड़ रहा है। अरे जो किस्मत में है कावेरी, वही होगा। खुशी इस बात की है कि हमारी बेटी बहुत खुश है। चलो चलो, चाय बनाकर भेजो, ग्राहक आ रहे हैं। मैं दूसरी तरफ समोसे बेचने जा रहा हूँ। लाओ पापा, मैं ट्रेन में जाकर भेजता हूँ। ये ट्रेन अभी आधे घंटे रुकेगी। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर वो सब रेलवे स्टेशन पर चाय समोसे बेचकर गुजारा करते हैं। तभी वहाँ बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर इधर उधर भागने लगते हैं। सभी अपने सामान को बचा रहे होते हैं। वहीं भावना कहती है, साहिल, मुझे काफी समय हो गया है, मम्मी पापा से बात भी नहीं हुई है, फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे घर जाना है, चलेंगे आप? ठीक है, हम आज रात की ही ट्रेन से चलते हैं। इतना कहकर साहिल अपनी पत्नी को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। कुछ देर बाद भावना अमरगंज स्टेशन पर उतरती है तो सामने अपने माता पिता और भाई बहन को बारिश में भीगता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, समोसा, चाय चाय चाय, समोसा। पापा, मम्मी, अमर, निकिता, आप सब यहाँ? और ये आपने क्या हालत बना रखी है, मुझे बताओगे आप? बेटा, तू यहाँ पर अचानक कैसे? माँ जी, पापा जी, बताइए ना, ये सब क्या है? आप रेलवे स्टेशन पर क्यों हैं? मैं बताती हूँ बेटा, उस दिन जब तेरी शादी होने वाली थी। ऐसा कहकर कावेरी सारी बात अपनी बेटी और दामाद को बता देती है। थोड़ी ही देर में बारिश भी रुक जाती है। इतना सब हो गया, आपका घर चला गया, आपने मेरी वजह से अपना घर छोड़ दिया और माँ जी पापा जी ने दहेज लिया। क्यों मेरी वजह से यह हालत हो गई है? और इसका असर अमर और निकिता की पढ़ाई पर भी हुआ होगा। कोई बात नहीं दीदी, हम सब ने आपकी खुशी के लिए किया। मुझे नहीं पता था माँ ने ऐसी शर्त रखी होगी, पर मैं वादा करता हूँ अब से आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। निकिता, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे रहा हूँ और अमर की पढ़ाई का खर्चा मेरा है। और मैं आपको आपका घर लौटाऊंगी मम्मी पापा। आप सच में बहुत अच्छे हैं जो अपनी बेटी के लिए इतना कुर्बान हो गए। शुक्रिया दामाद जी। फिलहाल तो आपको नाश्ते में परोसने के लिए चाय समोसे हैं, आइए यहाँ बैठ जाइए। फिर अशोक अपने गमछे से सीट साफ करता है और कावेरी अपने बेटी और दामाद को चाय नाश्ता परोसते हैं। कुछ दिनों बाद भावना उनको एक नया घर देती है, जहाँ उसके भाई बहन माता पिता खुशी खुशी रहते हैं और दोनों बहन भाई बड़े होकर अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। जल्दी से ये साफ कर दूं, मेरे बच्चे घर पर अकेले होंगे, कुछ खाया भी नहीं है उन्होंने सुबह से। पार्वती मालकिन मोना के घर पर नौकरानी का काम करती थी। वो फटाफट बर्तन साफ करके घर जाना चाहती थी। फिर मालकिन उसे नूडल्स बनाने को कहती है। वो नूडल्स बनाकर उसके पास ले जाती है। इतने में उसके पैरों के नीचे एक टॉय आ जाता है, जिससे वो फिसल कर गिर जाती है और मालकिन मोना का हाथ जल जाता है। साथ ही उसका फेवरेट फ्लावर पॉट भी टूट जाता है। इतना नुकसान देखकर मोना को गुस्सा आता है। अरे राम, मर गई मैं, जला दिया मुझे, करम जली कहीं की। सॉरी मैडम,
माफ कीजिए, मैं बर्फ लेकर आती हूँ। पार्वती फटाफट फ्रिज से आइस क्यूब लेकर आती है और मोना के हाथ पर लगा देती है और वहाँ की सफाई कर देती है। इतना सब हो जाने पर मोना कहती है, कर दिया नुकसान मेरा। एक तो तूने मेरा फिर से नूडल्स का बाउल तोड़ दिया, फ्लावर पॉट तोड़ दिया, ऊपर से हाथ जलाया अलग। मुझे तेरी ये मनहूस शक्ल बिल्कुल नहीं देखनी। चली जा यहाँ से, और तुझे तेरे बचे हुए पैसे भी नहीं मिलेंगे अब। मालकिन, मालकिन ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मुझसे गलती से हो गया, मेरे पैरों के नीचे खिलौना आ गया था। मैंने जानबूझकर नहीं किया मालकिन, मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती है क्या? मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रोकूंगी अपना नुकसान करवाने के लिए। चली जाओ यहाँ से। फिर रोते हुए पार्वती अपने घर पर जाती है जहाँ उसकी 9 साल की बेटी स्वाति और 5 साल का बेटा अंकुर इंतजार कर रहे थे। वो अपनी माँ को देखकर फौरन लिपट जाते हैं। माँ आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी माँ आपने? माँ भूख लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आपने कहा था जल्दी आओगे और हमारे लिए चीज लेकर आओगे। कुछ दो ना माँ। माफ कर दो मेरे बच्चों, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। अब मुझे नए काम की तलाश करनी पड़ेगी। फिलहाल घर में जो है देखती हूँ, उससे कुछ बना लूं। माँ जल्दी बनाओ, बहुत भूख लग रही है। हाँ अंकुर बेटा, अभी बनाती हूँ। फिर पार्वती अपने घर के डिब्बों को छानकर मुट्ठी भर चावल निकाल लेती है, जिसमें वो पानी डालकर खिचड़ी सी बनाकर खिला देती है। फिर बच्चे उसकी गोद में सिर रखते हैं, जिन्हें वो लोरी सुनाती है। तारी रारी तारी रारम, सुन सुन नन्ही लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, तू मेरी आंखों का तारा, सुन सुन। माँ, क्या पापा अब कभी नहीं आएंगे? नहीं बेटा, अब तुम्हें उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारे पापा हूँ। तुम्हारे पिता को कोई और जीवन साथी मिल गई है, अब वो हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं लौटेंगे। पार्वती का पति उसे धोखा देकर चला गया था। ऐसे में अब वो अकेले संघर्ष करके अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। 2-4 दिन बीत जाते हैं, उसे कोई काम नहीं मिलता है। जैसे तैसे वो राशन थोड़ा उधार लेकर अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर एक सुबह कहती है, बच्चों, मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, तुम दोनों अपना यहाँ ख्याल रखना, ठीक है? और अपने छोटे भाई को स्वाति बाहर मत जाने देना। ठीक है माँ। पार्वती घर से बाहर कदम रखने वाली होती है, इतने में एक बूढ़ी अम्मा उसके चौखट पर आकर कहती है, ए बिटिया, 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बुढ़िया माई, मेरे पास तो वैसे भी खाने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर सूखी रोटी रखी है, अगर आप वो खाना चाहती हैं तो आपका स्वागत है। कोई बात नहीं बेटा, तू मुझे वही दे दे, मेरे लिए वो भी बहुत है। ठीक है बुढ़िया माई। फिर पार्वती बुढ़िया माई को जैसे तैसे सूखी रोटी और पानी पिला देती है। शुक्रिया बेटिया, तुमने एक भूखे को खाना खिलाया है। जाने से पहले मैं तुम्हें ये छोटा सा मेहंदी का पौधा देना चाहती हूँ। ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं है, जादुई मेहंदी का पौधा है। इसको जब तुम अपने आंगन में लगाकर पानी दोगी तो तुम्हारे पास इतने सारे मेहंदी के पौधे हो जाएंगे, जिसे लगाते ही तुम्हें चमत्कार दिखने लगेगा। आप ये क्या कह रही हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? बेटा ऐसा ही है, विश्वास करना तुम पर है। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर बुढ़िया माई चली जाती है। पार्वती के पास विश्वास करने के अलावा कुछ और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो उस मेहंदी के जादुई पौधे को अपने घर के आंगन में लगा देती है और पानी डालती है। अगली सुबह जब वो देखती है तो उसके आंगन में मेहंदी के पौधे थे, जिन्हें देखकर वो आश्चर्यचकित थी। अगर मुझे इसका जादू देखना है तो इस मेहंदी के पौधे को पीसकर मेहंदी लगानी होगी। पार्वती मेहंदी के पत्तों को पीसकर सबसे पहले अपनी काली बेटी स्वाति को मेहंदी लगाती है, जिसे लगाते ही वो गोरी हो जाती है। अरे वाह, लगता है वो बुढ़िया माँ इसी जादू के बारे में बात कर रही थी। वाह माँ, अब तो मैं गोरी हो गई, अब सब मेरे दोस्त बन जाएंगे।
मैं आपकी भी लगा दूं? खराब सी लगाऊंगी पर कोशिश करूंगी। हाँ बेटा लगा। फिर स्वाति अपनी माँ के हाथों पर जादुई मेहंदी लगा देती है, जिससे उसका टूटा फूटा घर एक महल बन जाता है। और वो देखती है उसके पास एक बॉक्स है जिसमें ढेर सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात होते हैं। अरे माँ, इतना छाला खजाना कहाँ से आया? ऐसा तो कार्टून में आता है। माँ, हमारा घर तो नया घर बन गया। अब तो हम अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे। हाँ बेटा, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उन्होंने हमारी मदद की है, हमें अपने जैसे लोगों की और मदद करनी चाहिए। हाँ माँ। फिर पार्वती उस जादुई मेहंदी से अपने आसपास के लोगों को मेहंदी लगाती है, जिससे उसकी आमदनी भी हो जाती है और गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। चोट लगी हुई लड़कियों की चोट ठीक हो जाती थी और काली लड़कियां गोरी हो जाती थी। ऐसा ही माया के साथ भी हुआ था। तभी वो खुशी से उछलकर कहती है, आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मेहंदी लगाते ही ऐसा लगा कोई जादू हो गया। देखिए मैं कितनी गोरी हो गई। कालेपन की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया बेटा। इस तरह से आसपास के लोगों को उसकी मेहंदी लगाने का टैलेंट पता चलता है, जिससे वो मशहूर हो जाती है। और इसी चीज को सुनकर एक लालची औरत कौशल्या, जो कि रूपवती और धनी थी, कहती है, अरे मैं तो पहले से भी बहुत सुंदर हूँ और धनी भी हूँ। अगर इस गरीब औरत के पास जाकर वो मेहंदी लगा लूंगी तो मैं तो और भी अधिक गोरी और पैसे वाली हो जाऊंगी। हाँ, आज ही चलती हूँ। माँ जी, उससे मेहंदी लगवाने के बहाने उसकी मेहंदी ही चुरा कर ले आएंगे। हाँ ठीक है बहू। ऐसा कहकर कौशल्या और बबीता पार्वती के पास पहुंच जाती हैं। सुनो, मेरे दोनों हाथों पर बहुत ज्यादा मेहंदी लगाना। पर हमारा घर तो बहुत दूर है, क्या आप हमें मेहंदी दे सकती हैं? हम घर जाकर लगा लेंगे, वरना खराब हो जाएगी। जी आप बैठ जाइए, मैं मेहंदी के पत्ते ही ले आती हूँ, आप फ्रेश बना लेना। लालची सास बहू का काम बन जाता है और वो पार्वती से जादुई मेहंदी के पत्ते लेकर घर जाती है और घर पर लगाती है, जिससे उनके गलत इरादों की वजह से उल्टा असर हो जाता है। दोनों के हाथों में रैशेस हो जाते हैं और अमीर से गरीब और बदसूरत हो जाते हैं। खुद को आईने में देखकर दोनों डर जाते हैं और वो भागते हुए पार्वती के पास पहुंच जाते हैं। हे भगवान, हमारी मदद करो। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी मेहंदी की वजह से हम इतने भद्दे लग रहे हैं और कंगाल भी हो गए। हाँ बताओ, तुमने क्या जादू किया है? आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी कौशल्या के हाथों से एक जादुई मेहंदी परी निकल कर आती है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पार्वती। ये सब इन दोनों सास बहू को लालच के कारण मिला है। अधिक सुंदर और अमीर होने के लिए ये तुम्हारे पास मेहंदी लगवाने आई थी, फिर उन्होंने तुमसे मेहंदी ही ले ली, इसलिए लालच का परिणाम तो मिलना ही था। वो तो याद होगा, ज्यादा लालच करना बुरी बला होती है। परी बहन बिल्कुल ठीक कहती हैं। देखो परी, हमें माफ कर दो, हमें अपना सबक मिल चुका है। भगवान जो देते हैं उसमें ही खुश रहना चाहिए। हमें पहले जैसा कर दो। हाँ, हमें पहले जैसा कर दो, वरना हम दोनों के पति हमें पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, ये तुम दोनों की गलती की सजा है। मैं तुम्हें पहले जैसा नहीं करूंगी। फिर पार्वती जादुई परी से कहती है और उसके कहने पर जादुई परी उन्हें पहले जैसा कर देती है। इस तरह से दोनों सास बहू को अपने लालच का सबक मिल जाता है और पार्वती पहले की तरह गरीब लोगों की जादुई मेहंदी लगाकर उनके जीवन को बेहतर कर देती है, जिससे उसे दुआएं मिलती है और वो खुशी खुशी रहने लगती है।